Okay, so let's continue with करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेमेस्टर एंड यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशंस बीच में काफी सारा ब्रेक हो गया, लेक्चर का सीक्वेंस अपना रुक गया था। एनीवेज जहां हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले 8 to 9 लेक्चर्स हमने करंट और रेजिस्टेंस पर काफी सारा डिस्कशन किया था। अब उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी गिवन सिचुएशन में रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे होता है और उसका फिर पर्टिकुलरली फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। In fact, as I remember, the last lecture we have discussed regarding the temperature dependence of resistance. So now, with all that previous knowledge, आज हम एक बड़ी ही important लॉ कह लीजिए या कंसेप्ट कह लीजिए, इस पर बात करना शुरू करने वाले हैं, और वो है ओम्स लॉ। क्लास 10th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते वक्त आपने ओम्स लॉ पर काफी रिगरस डिस्कशन किया होगा, और जहां कहीं भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन किया जाता है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज और रेजिस्टेंस की जहां कहीं भी बात होती है, वहां हम डेफिनेटली ये देखते हैं कि ओम्स लॉ से रिलेटेड कैलकुलेशन या ओम्स लॉ एक फंडामेंटल एस्पेक्ट की तरह वहां पे यूज किया जाता है। तो आज हम बेसिकली ओम्स लॉ को कंसिडर करते हुए बेसिक सर्किट्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, करंट किसी गिवन सिचुएशन में किसी गिवन सर्किट के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ स्किल्स पर बात करेंगे। हालांकि हमारी सिलेबस में ओम्स लॉ उतना हम ज्यादा डिपेंडेबल नहीं रहेंगे ओम्स लॉ के कैलकुलेशन पर। हमें आगे चल के सिलेबस में किरचॉफ्स लॉज पढ़ने हैं। किरचॉफ्स के दो अलग अलग लॉज होते हैं, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। बट इस बात की शुरुआत और इस बात के बेसिक्स जो हमें क्लियर करने हैं वो ओम्स लॉ से ही हमें करने पड़ेंगे। बेसिकली ओम्स लॉ ये हमें बताता है कि किसी गिवन सर्किट में, गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कह लीजिए, जहां पर बैटरीज या सेल्स या रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, हम करंट और वोल्टेज से रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे करें। यू माइट रिमेंबर कि जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो अक्सर हम इस तरीके का एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, दैट V यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I करंट एंड R। अब मैं इसके स्टेटमेंट और ये सारी चीजों में यहाँ पे डिस्कशन करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आपने क्लास 10th में इन सब चीजों को काफी डिटेल में सीखा होगा कि जब किसी गिवन मटेरियल की फिजिकल कंडीशंस, उसके टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो उस कंडक्टर के लिए डेवलप्ड करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके अक्रॉस डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस के। या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। तो हियर रेजिस्टेंस, दिस टर्म इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, और हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और हम ये भी कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। सो ये है ओम्स लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्मेट। ओके, याद रहे यहाँ पे गिवन सर्कमस्टेंसेस में गिवन टेम्परेचर पर किसी गिवन मटेरियल की बात चल रही है, तो ऑब्वियस बात है वहां पे रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट मानेंगे। अब जो कोई भी मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओम्स लॉ की कंडीशन के अकॉर्डिंगली करंट और वोल्टेजेस को डेवलप कराता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं ओमिक। ओमिक मटेरियल हम उसे कहते हैं, या ओमिक डिवाइसेस हम उसे कहते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो ओम्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। हम क्लास 12th के एंड के चैप्टर्स में ऐसे कुछ डिवाइसेस पढ़ेंगे जो खास करके सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए होंगे, तो वो ओम्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। उनमें करंट और वोल्टेज का लीनियर रिलेशन नहीं बनता है। लीनियर रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होना चाहिए। तो उन सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में करंट और वोल्टेज का लीनियर रिलेशन नहीं बनता है। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो कुछ नाम अगर मैं आपके सामने लूं, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये जो है हम क्लास 12th के एंड के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये नॉन ओहमिक है। इन जनरल आप ऐसे चीजों को याद रखें कि जो डिवाइसेस, जो कंपोनेंट्स
V और I के बीच में डायरेक्ट रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज वाली बात जिनमें चलती है, वो ओहमिक कहलाते हैं। और वो डिवाइसेस, वो कंपोनेंट्स जो V और I की लीनियर रिलेशन को, डायरेक्ट रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, जिसमें वोल्टेज और करंट एक जैसे डायरेक्ट रिलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम नॉन ओहमिक कहते हैं। अब जब तक हम ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तब तक हम इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ बना लें, ओके, इसमें एक एक्सिस पर मान लीजिए हमने यहाँ पे वोल्टेज लेट्स कंसीडर हियर, आई एम जस्ट कंसीडरिंग वोल्टेज, और यहाँ पे मैंने करंट यहाँ कंसीडर किया। तो एज वी आर गोइंग टू कीप दिस फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो ऑब्वियस बात है, हमारा क्लेम ये होगा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इनका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिकल वे में एक स्ट्रेट लाइन के पैटर्न में आएगा। ओके, सो वो कोई भी डिवाइस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, या कह लीजिए कोई भी कंपोनेंट जिनका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, उन्हें हम ओमिक कह सकते हैं। इसका मतलब यही है कि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एक और खास बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम इस ग्राफ के लिए tan ऑफ थीटा कंसिडर करें और फिर इसका स्लोप निकालें, ऑब्वियस बात है, चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप भी कांस्टेंट आएगा, हम इसे tan ऑफ थीटा कह सकते हैं। तो आप ध्यान दें, जब भी हम कभी स्लोप निकालते हैं तो हम बेसिकली लिखते हैं वेरिएशन इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय वेरिएशन इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर कौन वैरी कर रहा है, तो वोल्टेज वैरी कर रहा है, और एक्स एक्सिस पर कौन वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे करंट वैरी कर रहा है। तो स्लोप निकालने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम करंट और वोल्टेज का एक रेशो ले रहे हैं, और हम जानते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से जब हम करंट और वोल्टेज और करंट का एक रेशो ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इन गिवन सिचुएशंस में जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। गेटिंग इट? अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है कि इफ सपोज वी हैव गॉट टू डिफरेंट ग्राफ्स for the two different materials which can be represented like this, for material 1 and you have another graph for certain material 2, तो अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मटेरियल 1 और 2 में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे बात एकदम साफ साफ समझ में आती है कि जब हम मटेरियल 1 का स्लोप चेक करते हैं और फिर कंपैरेटिवली जब हम मटेरियल 2 के लिए जो ग्राफ बना हुआ है उसका स्लोप चेक करते हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात ये ऑब्जर्व करते हैं कि मटेरियल 2 का स्लोप ज्यादा है ना। ये ग्राफ रीड करना तो हमें आता है। एम आई करेक्ट? क्या मैं इस बात पर डिपेंड कर सकता हूँ कि आप ये ग्राफ रीड कर पाएंगे और स्लोप 2 ज्यादा है, इस बात को समझ पाए? Yes, यस, sir. Yes, sir. ओके। तो स्लोप 2 अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है, अगर हम इसमें मटेरियल 1 और मटेरियल 2 के लिए अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस को मेंशन करें तो हमारा आंसर यही होगा कि रेजिस्टेंस फॉर मटेरियल 2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस फॉर मटेरियल 1। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. सो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस अक्सर ओम्स लॉ को रिलेट करते हुए एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वे से हमें इजीली सॉल्व मतलब करना होता है। ओके, अब ये सब बातें मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, इन इन पर कुछ डिटेलिंग मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्लास 10th का पार्ट है और बेसिक्स जो ओम्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये सारे स्टूडेंट्स जानते ही हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि मैं आपको ये समझाऊं या हम मिलके ये सीखें कि हम किसी बेसिक सर्किट को कैसे सॉल्व करें। एक्चुअली ओम्स लॉ का जो पर्पस है वो यही है कि हम किसी गिवन सर्किट के लिए रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज की रिस्पेक्टिव वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। लाइक अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो हम करंट निकालें, और ओम्स लॉ का ऑब्जेक्टिव ही यही है मेरे मेरे मानने में। तो ओम्स लॉ का यूज ही इस काम के लिए, मतलब इसलिए होता है कि किसी गिवन सर्किट के लिए हम करंट का कैलकुलेशन कर पाए। ओके, क्योंकि वोल्टेज तो हमें पता चलेगा बैटरी से, रेजिस्टेंस भी गिवन होगा। तो मेन जो टारगेट है, जो कैलकुलेशन पे हमें लीड करना है, वो है करंट, करंट का वैल्यू निकालना। तो हम कुछ सिंपल और बेसिक सर्किट्स को आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने 5-6 सर्किट्स अलग अलग लेवल के बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखना कि हम कैसे काम करते हैं, ये सारा स्किल वाला मामला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले सर्किट से, बहुत ध्यान से समझना। और सबसे सिंपल सर्किट से मैं शुरू कर रहा हूं। सपोज फॉर एग्जांपल हम एक सिंगल सा रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एंड लेट मी टेक दिस रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ 2 ओम।
और इसके साथ हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, या आप कह लीजिए कि एक सेल कनेक्ट करते हैं। हम जानते हैं सेल का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है, लेंथ में जो ज्यादा होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। अब चलिए ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैंने लगाया टोटल 10 वोल्ट। ओके, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसमें करंट कितना चल रहा है, और करंट का डायरेक्शन भी आपने बताना है। तो करंट के डायरेक्शन में के बारे में एक बेसिक बात याद रखिए कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। एक तो ये, या और फंडामेंटल लेवल पे अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए हायर पोटेंशियल से करंट निकलता हुआ बताना होगा, और लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट को एंटर करता हुआ हमें बताना है। तो करंट लीव कहां से करेगा, निकलेगा कहां से? हायर Positive. पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल, बात याद रखिए। और नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या? लोअर पोटेंशियल। Lower potential. ठीक है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से निकलेगा और लोअर पोटेंशियल में जाके वो एंड करेगा। दैट वे, हायर लोअर, हायर लोअर से आप याद रखिए चीजों को, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। ओके, कुछ सर्किट्स अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों एक तो चीज ये है कि इसमें आप करंट का कैलकुलेशन बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ही सेल लगा हुआ है, तो हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर। भाई कितना V लगाया हमने? 10। करंट निकालना है, कितना रेजिस्टेंस लगाया? 2। तो करंट हमारे पास आंसर आ गया 5 एम्पियर। करेक्ट होगी बात? Yes, sir. लेकिन इसको सॉल्व करने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है, एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पर जाएं, फॉर्मूले से न काम करें। मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप फॉर्मूले पे न अटकें, उसकी स्ट्रेटजी पे आप ध्यान देंगे कैसे करना है। देखो बच्चों, जब बैटरी यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं या सेल हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं 10 वोल्ट, तो हम ये मानेंगे कि इसका जो सामने वाला टर्मिनल, देखो ये वाला, इसको मैं 10 दे दूंगा, और ये जो पीछे वाला टर्मिनल है मैं इसको दे दूंगा 0। तभी तो ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। So this 10 volt is going to be considered like this, 10, 0. Getting it right? Yes, sir. अब बेटा यहाँ 10 है तो यहाँ ऊपर कितना होगा? 10। सेम पोटेंशियल, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा। अच्छा, यहाँ 0 है तो यहाँ ऊपर कितना होगा? 0. 0। तो अब रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आया? 10 or 10 0। तो डिफरेंस कितना है? ये V का मतलब डिफरेंस होता है, याद 10. रखो। 10 आया, 10 और 0 का डिफरेंस 10 आया। तो ऑब्वियस बात है करंट इधर चलेगा, ये ऐसे जाएगा करंट रेजिस्टेंस में से आए, और अब आप इस फॉर्मूले के हिसाब से यानी कि ऐसे लिखें V/R। अब याद रखिए V का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस। गेटिंग इट? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे गिनना है हमें, 0 10 का मतलब 10, रेजिस्टेंस R2, 10/2, आंसर इज 5। काम खत्म? आसान हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए देखते हैं अगला सर्किट। मैं ये सारे बेसिक सर्किट्स आपके सामने रखूंगा, सिर्फ हमें ये देखना है ओम्स लॉ में लगाना कैसे है। और याद रहे ये I is equal to V/R, V/R, V पोटेंशियल डिफरेंस और R रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स टेक अनदर सर्किट। एक और सर्किट लेते हैं, थोड़ा सा केयरफुली करें। सपोज इस सिचुएशन में सर्किट मैंने यूं बनाना है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, फिर यहां एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहां कंटिन्यू करते हैं, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दें, लेट्स क्लोज दिस लाइन, यहां एक और सेल लगा दें, यहां एक और रेजिस्टेंस लगा दें। ये आप लोग साइमल्टेनियसली बनाओ, और यहां बीच में भी एक सेल लगा दें। अब दिखने में तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड नजर आ गया। चलो इसमें थोड़ा सा डेटा आसान कर देते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं सबको हम 2 ओम का कर देते हैं। ये जो सेल है ये 8 वोल्ट का है, ये यहां वाला सेल मान लेते हैं 4 वोल्ट का है, ये वाला सेल 10 वोल्ट का है। अब आपने पता करना है कि टोटल करंट सर्किट में कहां कितना कैसे जा रहा है। डायरेक्शन भी बतानी है, करंट भी बताना है, मैग्नीट्यूड में कितना, और हर एक ब्रांच के लिए बताना है आपने कि कैसे जाएगा। तो ये काम अपीयरेंस में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है,
कि अब कितनी बार मैं v इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाऊं और हर बार मैं v कहां कितना कैसे गिनूं, इट्स गोइंग टू बी टफ। ऐसा लग रहा है कि काफी टफ हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस। ओके, हमें थोड़ा सा केयरफुली काम करना है। अब आप स्ट्रेटजी पर ध्यान दें कि हम इसमें पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते जाएंगे, किस तरीके से पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर डिफाइन करते जाएंगे, और फिर बाद में करंट का कैलकुलेशन कर लेंगे v बाई आर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। आइए नोटिस करें जरा। देखो, सबसे पहले तो मैं इस 10 वोल्ट की बैटरी को पकड़ लेता हूं। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसका सामने वाला पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट, यहां पोटेंशियल मैंने दे दिया 10 और इसके नीचे वाले पॉइंट पे यानी कि ये वाले पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल दे दिया 0 वोल्ट। आ गया समझ में? इसका मामला तो निपट गया। यस सर। तो बेटा एक लाइन पर पोटेंशियल हमेशा सेम होगा अगर वहां पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो ये पॉइंट पे अगर 0 है तो डेफिनेटली ये पॉइंट पे क्या होगा? 0 0 वोल्ट। शाबाश, वेरी गुड। तो इस सामने वाले पॉइंट पे क्या होगा? 0 वोल्ट। वेरी गुड। अब यहां बैटरी आ गई, ये बैटरी है 8 वोल्ट की। अब यहां गौर करें, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने 0 बोला है, तो जाहिर बात है नेगेटिव टर्मिनल को हमको बोलना पड़ेगा -8। वेरी गुड बेटा, शाबाश। -8 बोलना पड़ेगा उसको, क्योंकि हम इस 8 को हमको जस्टिफाई करना है। तो ये बड़ा वाला डंडा जो बड़ा टर्मिनल है ये पॉजिटिव अगर है तो छोटा वाला डंडा नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव को ही तुमने 0 बोल दिया तो नेगेटिव को -8 बोलना पड़ेगा। गेटिंग इट राइट? यस सर। यस सर। अब बचा ये 4 वोल्ट, ये पॉइंट पे भी आ गया, ये पॉइंट पे भी आ गया। मैं सब रेड डॉट्स लगा देता हूं यहाँ पे, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया। अब बच गया ये। अब यहाँ आप थोड़ा चालाकी से बताएं मुझे कि क्या आएगा इस जगह पे, क्या आएगा, क्योंकि ये तो 4 वोल्ट का है। इसके पॉजिटिव को तो तुमने 10 दे दिया, -10 4 +4 +4 कैसे दे सकते हो आप? आपको यहाँ पे टोटल डिफरेंस 4 वोल्ट बनाना है। -6। नहीं, सोच के देखो। -10 गलत गलत, -10 तो कहां जा रहे हो आप? आपने डिफरेंस 4 +6 बनाना है। वेरी गुड। +6 यहाँ पे आपने देना है +6 वोल्ट, क्योंकि इस टर्मिनल पे अगर 6 है तो इसके सामने वाले टर्मिनल पे, सॉरी इस टर्मिनल पे 10 है तो इसके सामने वाले टर्मिनल पे 6 हो गया, तो डिफरेंस 4 हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, याद रखो। ओह यस सर। तो इसमें कोई भी नेगेटिव टर्मिनल नहीं आया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था बड़ा और छोटा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये दिमाग में बिठाएं बात आप। ठीक हो गया? यस सर। ये 6 वोल्ट सबको समझ में आ गया, क्योंकि यहां इस बैटरी पे Yes. 4 वोल्ट का हमें अपीयरेंस कराना है। अब सामने टर्मिनल पे आपने 10 दे दिया तो डेफिनेटली इसके अपोजिट वाले टर्मिनल पे आपको 6 ही देना पड़ेगा, ताकि 10 और 6 का डिफरेंस आप 4 बोल दें। पक्की बात है? यस सर। यस सर। अब आइए करंट पर काम करते हैं। सिंपल सिंपल शुरू करो। जैसे इस रेजिस्टेंस पे देखो आप, इस वाले रेजिस्टेंस पे यहाँ ऊपर 10 है नीचे 0 है, डिफरेंस कितना हुआ? 10 रेजिस्टेंस कितना? 2 2 V बाई आर क्या होगा? 5 5। वेरी गुड। और डेफिनेटली करंट यूं नीचे जाएगा 5 एम्पियर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा हमेशा हायर टू लोअर। हायर 10 है और लोअर 0 है, तो करंट 10 से 0 की तरफ जाएगा। चलो ये बात खत्म हो गई, सही है? यस सर। अब आते हैं इस वाले रेजिस्टेंस पे, यहां देखते हैं। यहाँ ऊपर वाला पॉइंट कितना है? 6। नीचे वाला पॉइंट कितना है? 0 0। डिफरेंस कितना है? 6 V बाई आर 3 6/2 3 यानी कि 3 3, और वो 3 एम्पियर बेटा ऐसे नीचे जाएगा। करेक्ट चल रहा है? यस सर। हाँ। अब आते हैं यहाँ इस रेजिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे कितना है? 10 10। इस पॉइंट पे कितना है? -6 डिफरेंस कितना है? 2 +2 गलत, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिफरेंस निकालो, 10 माइनस -8। 18 18 18 18। 18। अरे बेटा एक 10 है और एक -8 है, डिफरेंस करो ना 10 और -8 का। समझे नहीं समझे? 10 माइनस Yes. -8 तो कितना हुआ डिफरेंस? 18 18। अगर यहाँ डिफरेंस 18 हो गया तो ये V बाई आर, V 18 हो गया, R मैंने यूज किया है 9 आया। तो बच्चों इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट यूं चलेगा इधर। करेक्ट है? यस सर।
क्योंकि हायर टू लोअर, हायर तो 10 होगा, ऑब्वियस बात है। अब यहां 9 एम्पियर चल रहा है, तो ये नीचे यहां भी 9 एम्पियर आएगा, इधर भी 9 एम्पियर आएगा। करेक्ट हुआ, क्योंकि ये करंट आगे किसी ब्रांच में तो गया ही नहीं। ये 9 एम्पियर 9 एम्पियर 9 एम्पियर 9 एम्पियर 9 एम्पियर, ये रास्ता वही है उसका क्लियर, 9 एम्पियर 9 एम्पियर 9 एम्पियर। मतलब इस लाइन पर भी अगर मैं दिखाऊं बेटा, तो ये भी 9 एम्पियर हो जाएगा करंट, यहां नीचे वही करंट आएगा, और ये वाली लाइन पर भी आप कह सकते हो कि 9 एम्पियर आएगा। बात क्लियर हो गई? यस सर। आप सोचो, यहां से ये 5 और ये 9 मिल गए यहां, तो इस ब्रांच पर, यहां इस ब्रांच पर टोटल करंट कितना होगा? ये 5 भी नीचे उतर रहा है, यहां से 9 आ रहा है, 14 एम्पियर। वेरी गुड, ये 14 हो गया, शाबाश, 14 एम्पियर। अब ये ब्रांच में से 14 आ रहा है, ये ब्रांच में से 9 आ रहा है, और ये दोनों करंट यहां अंदर एंटर करेंगे, ये दोनों के दोनों करंट इधर एंटर करेंगे, इधर जाएंगे। तब सोच समझ के बताओ कि ये 14 इधर से इधर एंटर करेगा, ये 3 यहां से इधर एंटर करेगा, तो इस लाइन पर कितना करंट चलेगा? 17 एम्पियर। 17, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये 17 इधर गया, करेक्ट है, 17 में का 5 नीचे गया, तो बचा कितना? 12 एम्पियर। 12 में का 9 इधर गया, तो बचा कितना? 3। तो बचा हुआ 3 इधर जाएगा। ऐसे लिखना पड़ेगा ना, यस करेक्ट है। सर। और देखो, वही 3 एम्पियर ना आगे चल के यहां ये नीचे उतर रहा है, तो ये हो गया सर्किट। अब असल में हमने यहाँ पे पूरा ओम्स लॉ ही लगाया है, पूरा ओम्स लॉ लगाया, लेकिन हम ऐसे लिख लिख के नहीं कर रहे हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, और वो पॉसिबल भी नहीं होगा। तो हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हम इसमें पोटेंशियल के प्रॉपर वैल्यूज हर पॉइंट पर डिफाइन करते चलें, और कितने कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से करंट की कैलकुलेशन आगे बढ़ाते चलें। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। चलिए अब एक और ऐसा देखते हैं, लेट्स ट्राई अनदर सर्किट। मैं समझता हूं काफी इंटरेस्टिंग है ये, अगर केयरफुली किया जाए तो। यस, यस यस सर। लेट्स टेक के ऐसा एक सेल लगा दिया पहले, और ये सेल भी हमने लगा दिया मान लो 10 वोल्ट का। उसके बाद फिर हम यहां जाते हैं, यहां एक और सेल लगा देते हैं लाइक दिस। फिर हम यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, एंड देन वी कम बैक हियर। फिर यहां जाते हैं और पहले यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक हो रही है बात? फिर एक सेल लगाते हैं, एंड देन वी ज्वाइन इट हियर, यहां ज्वाइन करते हैं। लेट्स से कि ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, लेट्स कंसीडर दिस इज आल्सो 2 ओम। ओके, अब इसमें आपने करंट बताना है हर एक ब्रांच में कितना कितना होगा, कैसा होगा। कैसे करेंगे? वही सारा ओम्स लॉ ही अप्लाई करना है हमें, कोई नई बात नहीं है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दोस कैलकुलेशंस। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो 10 वोल्ट है ना, इसके लिए यहां पे मैं मानता हूं 10, और यहां नीचे मान लेता हूं 0। इतना तो कर ही सकता हूं कम से कम, बिल्कुल सिंपल। यस सर। अब यहां 0 आया, तो इसका श्योर मतलब ये निकलेगा कि यहां भी 0, यहां भी 0, करेक्ट है। यस सर। और सर्किट की जिस तरीके से अरेंजमेंट की गई है उस हिसाब से यहां भी 10 और यहां भी 10, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बेटा यहां 0 है, यहाँ एकदम ऊपर 10 है, और बीच में 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, मतलब बीच में यहां रेजिस्टेंस के जस्ट पहले यहां पे कितना आएगा? 5। 2, 5 कहां से?
0 इस पॉइंट के बीच में ये बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये पॉइंट और ये 0 के बीच में 2 वोल्ट आपको बनाना है ना कैसा भी करके। यस सर। Yes, sir. अब ये देखो कितने वोल्ट की है, 4। 4. इसके ये वाले टर्मिनल पे कितना दिया हमने, 10। 10. 10 तो ये बड़ा वाला टर्मिनल यानी कि ज्यादा वाला हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, तो जस्ट रेजिस्टेंस से यहां पहले आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा, कितना वोल्टेज दोगे आप? 2 2 किस हिसाब से 2 बोलोगे? 10 किस हिसाब से 10 बोलोगे? समझ ही नहीं पा रहे हो उसका मतलब, तुमने यहाँ पे 4 वोल्ट बनाना है ये दोनों पॉइंट के डिफरेंस में। 4 वोल्ट। 4 किस हिसाब से 4 6. बोल रहे हो? 6 भी गलत बोल रहे हो। 14 हाँ करेक्ट, 14, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि डिफरेंस 4 करना है तुमने बेटा, डिफरेंस 4 करना है ना, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है यहाँ पे, तो डिफरेंस 4 करना है ना। अब सामने वाला पॉइंट ऑलरेडी 10 आइडेंटिफाई हो चुका है, तो इसका अपोजिट टर्मिनल क्या होगा? 14 होगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस 4 बनेगा। Yes, sir. अच्छा, आप ये भी कह सकते थे मुझसे, सर 6 ले लो, 6 लेके भी तो डिफरेंस 4 बना सकते हो। 6 अलाउड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव के नजदीक है, मतलब हायर पोटेंशियल लेना पड़ेगा। समझे बात को? यस सर। Yes. करंट देखो कितनी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले ये वाले रेजिस्टेंस पे आते हैं। इस रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पर कितना है? 10। 10. ये वाले पॉइंट पर कितना है? 2. 2। डिफरेंस कितना आया? 5. डिफरेंस 8 8. तो करंट कितना है? 4. 5. 5। क्या बोल रहे हो यार, तुम गिनती कर रहे हो क्या? समझ नहीं आ रहा। 4 4 आएगा, V/R। 4 Yes, sir. 4 आएगा, किसी ने 5 बोला, कुछ भी बोल रहे हो यार। और ये करंट यूं चलेगा 4 एम्पियर नीचे। अब इस पूरी लाइन पे 4 एम्पियर ही करंट चलना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरी ब्रांच तो है नहीं करंट कटने के लिए। तो ये बस ऐसे ही नीचे उतरेगा, 4 4 4 4 4, यहां भी 4 आएगा, नो वरीज। अच्छा, अब इधर सोचते हैं, यहां कितना है? 0. 0 इस रेजिस्टेंस के इधर सामने कितना है? 40 14. 14। डिफरेंस कितना आया 14 और 0 में? 14 14। करंट कितना? V/R। 7. 7 7 हाँ, 14/2 यानी कि 7। और वो करंट नीचे या ऊपर की तरफ? ऊपर की सोच समझ के आंसर दो। नीचे हाइयर की पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 14 बड़ा नीचे कि 0 नीचे बड़ा? नीचे नीचे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। 7 एम्पियर। तो इस पूरी लाइन पे 7 चलेगा। बात समझ रहे हैं? पूरी लाइन पे 7। अच्छा, अब ये 7 आएगा, इधर एंटर करेगा, इधर जाएगा 7। ये वाला 4 आएगा इधर, इस पॉइंट पे ये मिल जाएंगे, दोनों मिलके या ऊपर जाएंगे। 13 7 और 4 13 कब से हो रहे हैं? 11 11। तो इस ब्रांच में 11 चलेगा। अब ये 11 आगे कंटिन्यू करने के बाद इधर वापस से 7 और इधर वापस से 4 एज इट इज, एंड इट विल जस्ट मेक अ सीक्वेंस। इस हिसाब से ये कंटिन्यू हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. यस तो सर। यहां पर भी हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं आपको कि ये काम करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप गलती कर रहे हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हो, डोंट वरी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं और 4-5 सर्किट लेता हूं, तो हम इसमें थोड़ा फेमिलियर होते जाएंगे, फिर हमको समझ आएगा डिफरेंस कैसे लिखना है, करंट कैसे निकालना है। तो विल बी लाइक बिकम परफेक्ट इन इट। आओ एक और सर्किट देखते हैं। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. चलिए, अगले सर्किट में मैं कुछ यूं करता हूं कि ये एक बैटरी लगा दी, फिर आप साइमल्टेनियसली इसको बना दें। एक और बैटरी लगा दी यहां पे, बैटरी या सेल जो भी आप कह लें। 2 वोल्ट, let me consider this as 12 volt।
एक और रेजिस्टेंस, ये कंटिन्यू यहां जुड़ा, एक और सेल, एक और रेजिस्टेंस, एक और सेल, एंड फाइनली इट क्लोजेस। 2 ohm, 6 volt, 2 ohm, 4 volt, 2 volt। चलिए अब इसमें बताएं कि हर जगह पे हर एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा। एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में उसी तरीके से आपने काम करना है, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। तो इसका नैक देखो आप, जो ब्रांच सिर्फ सेल से बनी है उस पर ध्यान दो आप। जैसे कि ये वाली ब्रांच सिर्फ सेल है, यहाँ पे भी आप शुरू कर सकते हो, या ये वाली ब्रांच ये भी सिर्फ सेल से बनी है, यहां से भी आप शुरू कर सकते हो। गेटिंग इट? Yes, sir. तो चलो यहां से शुरू करता हूं। अब इस पॉइंट पे नीचे मैं बोल दूंगा 0। अगर मैंने यहां 0 बोल दिया तो श्योरली यहां भी 0 हो जाएगा और यहां भी 0 हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ गया? इधर Yes, 0 तो इधर 0 और इधर 0। अच्छा, इधर 0 और यहाँ 12 है, तो सामने वाला टर्मिनल क्या होना चाहिए? 12. 12 12 होना चाहिए, ऑब्वियस है। अच्छा, अब ये 2 वोल्ट है और तुमने इधर 0 दे दिया, तो ये वाला टर्मिनल क्या होना चाहिए? 2. गलत। 12 12 रॉन्ग। 12 तो बिल्कुल, मतलब छोड़ दो लेक्चर, ऐसी बात होगी। 10. अरे भाई 2 वोल्ट की -2. -2. -2, शाबाश, वेरी गुड, -2, क्योंकि हाइयर पोटेंशियल बड़ा वाला डंडा हाइयर बड़ा वाला। अब इसी को तुमने 0 बोल दिया तो छोटे वाले को तो माइनस में लेके जाना पड़ेगा। समझे बात को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप दिमाग चलाओ, उल्टे सीधे नंबर मत बोलना। इधर 12 है, 6 वोल्ट की बैटरी एक्सपेक्टेड है, तो बताओ इधर क्या होगा? डिफरेंस चेक करना है तुमने। -6 अगर तुम -6 बोल रहे हो तो 12 - 6 18 हो गया। 6. हाँ, सिर्फ 6, सिंपल बात है। इधर 12 इधर 6, तो इन दोनों का डिफरेंस ये 6 वोल्ट बैठा ना इधर बराबर। Yes, sir. ओके। yes अच्छा, अब ये 2 वोल्ट के लिए सोचो, ये जो बैटरी है यहाँ पे 2 वोल्ट की, इससे जस्ट ऊपर हमको एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। हम डायरेक्ट यहाँ पे 6 के हिसाब से नहीं सोच सकते, बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा हमको। अब इस सेल के हिसाब से सोचो, ये टोटल है 2 वोल्ट का, इसका छोटा वाला टर्मिनल 0 दे दिया, तो बड़ा वाला टर्मिनल क्या देंगे? 8 volt -2. अरे ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों 2. जा रहे 2. हो? हाँ, सिर्फ 2 दोगे, बस सिर्फ 2। रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों जा रहे हो तुम? ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में तुमको 2 वोल्ट डिफाइन करना है ना, तो ये पॉइंट 0 हो गया, तो ये पॉइंट क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ देखो, अब यहाँ गलती मत करना। अगर कुछ आंसर देने का इरादा रख रहे हो तो सोच समझ के देना, गलत मत देना प्लीज। ये 4 वोल्ट का डिफरेंस निकालना है। इसका छोटा वाला टर्मिनल ऑलरेडी हमने 12 बोल दिया, छोटा वाला टर्मिनल ऑलरेडी हम 12 बोल चुके हैं। तो बताओ ये बड़े वाले टर्मिनल से जस्ट पहले यहाँ पे कितना बताओ? बड़ा वाला हाइयर बोलना पड़ेगा, याद रखो। डिफरेंस 4 आए। 16 हाँ, शाबाश, वेरी गुड, 16 बोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे 16 आएगा, इसके सामने 12, तो दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। इस पॉइंट पे 12, इसके सामने 6, तो दोनों का डिफरेंस 6 आ गया। इस पॉइंट पे 6, सॉरी इस पॉइंट पे 0, तो इसके सामने 2 आएगा, तो दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। ये बड़े वाले को 0 बोल दिया, तो छोटे वाले को नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा, -2। आप सारे टर्मिनल हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब करंट बताओ। याद रखो, जब भी करंट निकालोगे आपको क्या देखना है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, एंड द करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो ये अंदर वाले रेजिस्टेंस से काम शुरू करते हैं। इधर है 16, इधर है 0, डिफरेंस कितना हो गया?
16 16। रेजिस्टेंस कितने का है? 2 ओहम तो करंट कितना? 8 एम्पियर। एम्पियर मतलब इसमें करंट 8 एम्पियर नीचे जाएगा ऐसे, हाइयर टू लोअर, 16 से 0 की तरफ करंट जा रहा है। सही चल रही है बात? Yes, sir. Yes. और इस पूरी ब्रांच में 8 एम्पियर ही करंट होगा, क्योंकि ब्रांच में कहीं और उसका बाइफर्केशन हुआ नहीं है। तो ये पूरा सेम लाइन है, सेम लाइन है मतलब करंट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये 8 एम्पियर का करंट होगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब ये वाले रेजिस्टेंस पे आते हैं इधर। यहाँ ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखो क्या है, 6। नीचे क्या है? 2 डिफरेंस कितना है? 3। 3 डिफरेंस 3 हो गया ना? यस सर अरे सॉरी, डिफरेंस 4 हो गया ना। 4, 3 कहां से यार? 6 और Yes, 2 का sir. डिफरेंस 4. 4, sir. 4 हो गया। और रेजिस्टेंस भी 2 ओम का है। रेजिस्टेंस भी 2 ओम का है कि नहीं? बताओ करंट Yes. कितना होगा? 2 एम्पियर। 2 2 ampere. एम्पियर। अभी किसी ने मुझसे मैसेज करके सवाल पूछा कि सर 16 वोल्ट कैसा आया यहां? मैं पिछले 20 मिनट से वही समझा रहा हूं आपको। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। ये बैटरी कितनी, ये सेल कितने वोल्ट का है? 4. 4। अगर इसके एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट बोला गया तो दूसरे टर्मिनल पे कितना बोलना पड़ेगा ताकि डिफरेंस 4 आए? 16. ऑब्वियस बात है 16 बोलना पड़ेगा, और ज्यादा इसलिए क्योंकि तुम उसके बड़े टर्मिनल पे लिख रहे हो। अब जैसे यहाँ पे -2 क्यों लिखा आपने? क्योंकि इसके एक टर्मिनल पे तुमने 0 बोल दिया है, तो छोटे वाले टर्मिनल पे तुमको उसका नेगेटिव वैल्यू बताना पड़ेगा ताकि दोनों का डिफरेंस 2 आए। समझा सर अच्छा, अब ये लाइन पे टोटल कितना करंट चलने वाला है? 2 सोचो। ampere. 2 एम्पियर ही चलेगा, क्योंकि जो करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा वही करंट इस बैटरी से जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग तो है नहीं कहीं। तो कंटिन्यूएशन में यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर। अब लॉजिकली सोचो कि ये 8 एम्पियर यहाँ से और ये 2 एम्पियर यहाँ से मिल गया, तो यहाँ इस लाइन पर कितना चला? 10 एम्पियर। 10 ampere. 10 एम्पियर। वेरी गुड। अब मैं ये पूरी तरीके से तय नहीं कर सकता कि यहाँ सामने 10 एम्पियर चलेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ कुछ कट सकता है करंट, या यहाँ से कोई करंट आ सकता है, मुझे नहीं पता। तो पहले मैं इस रेजिस्टेंस को निपटाता हूँ। ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताओ? 14 14। शाबाश। 12 माइनस -2, और रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओहम 2। तो करंट कितना? 7 एम्पियर। 7 7। इधर जाएगा। क्या कहते हो? Yes. अच्छा, अब ये लाइन पे 7 चल रहा है, तो यहाँ नीचे कितना उतरेगा? 7। 7। ऑब्वियस बात है, यहाँ नीचे उतरेगा 7, यहाँ नीचे आएगा 7, तो यहाँ ऐसे आएगा 7। करेक्ट है? Yes, sir. क्योंकि इस लाइन में तो कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, वही रास्ता है। करंट एक रास्ते पे चल रहा है, ऐसे इमेजिन करो। जब तक उसको कोई दूसरा ब्रांच नहीं मिलता तब तक वो वैल्यू सेम रहेगी। हम आगे इसकी बहुत डिटेलिंग करने वाले हैं सीरीज पैरेलल में। ये तो मैं बेसिक सर्किट बता रहा हूं आपको, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक सर्किट्स। इस लेक्चर का नाम ही मैं बेसिक सर्किट्स रखूंगा अभी, ओम्स लॉ एंड बेसिक सर्किट्स। बहरहाल यहां से ये नीचे उतरा 7 7 7 7 7, यहां तक आया, यहां से आया 10 10 10। क्या ये इस पॉइंट पे दोनों मिलके ऊपर चले गए? यस। कितना हुआ? 17 एम्पियर 17 एम्पियर। ये आया 17। अब जरा सोचो कि यहां पहुंच रहा था 17, देखो अपने आप में ये चेक पॉइंट भी हो जाएगा हमारा। 17 में का 7 इधर गया, ये 7 जा रहा है इधर, तो कितना बचा? 10 एम्पियर। 10 10 में का 8 इधर गया, तो कितना बचा? 2 2. 2। तो इस लाइन पर कितना चलेगा? 2 ampere. 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। और ये इस बात की कंफर्मेशन है कि आगे जाके वही 2 एम्पियर कैरी हो रहा है। Yes. तो कैलकुलेशन सही बैठ गया। Yes. ये ओम्स लॉ है, बेसिक सर्किट्स। सारी बात समझ में, कैलकुलेशन की स्ट्रेटेजी आपको समझ आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर Yes. चलिए एक और सर्किट देखते हैं, ठीक से काम करो। लेट मी ड्रॉ दिस सर्किट समथिंग इन दिस मैनर। ये आपने रेजिस्टेंस ले लिया,
फिर एक सेल दिखा दिया आपने, एक और रेजिस्टेंस ले लिया, इस लाइन को क्लोज कर देते हैं। छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है? छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव। गलत जवाब। लोअर पोटेंशियल। हाँ, लोअर पोटेंशियल होता है, समझो ना बात को। हर बार नेगेटिव आया था क्या? आया था क्या हर बार नेगेटिव? नो सर। कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो अपने जरा। वो 10th तक ठीक है, छोटा वाला नेगेटिव है, वो 12th में नहीं। समझ रहे बात को? यस सर। 10th तक कैसे आप लोग बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करते हो, तो ठीक है। 10th में जो पढ़ाया गया था बिल्कुल सही पढ़ाया गया था, ऐसे नहीं कि गलत था। जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से सिखाया गया। लग गए सारे? ओके, तो मैंने सारे रेजिस्टेंस तो मैंने 2 ओम कर दिए इंटेंशनली, ताकि कैलकुलेशन का कोई टेंशन ना रहे। और इवन नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ताकि डिवीजन विजन प्रॉपर हो जाए, आपकी वैल्यूज ठीक से बने। आप बताना है हर एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा, केयरफुली बताना है, गलती नहीं करनी। शुरू हो जाओ। कहां से शुरू करोगे? कहीं से भी शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉरिजॉन्टल पर 0 वोल्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल 2 लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल। इसका नीचे वाला। आसान अप्रोच क्या है? वैसे तुम सही कह रहे हो, इसका एक आसान अप्रोच क्या है? वो लाइन पकड़ो, वो ब्रांच पकड़ो जहां पे खाली सेल जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं है जहां पे, उससे शुरू करके डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चालू करो, हर एक पॉइंट के वोल्टेज को पता करना शुरू करो। तो हम क्या करते हैं, ये 10 वोल्ट से शुरू करते हैं। तो अब ये बात है, इधर कितना देना पड़ेगा? 0 वोल्ट। तो यहाँ सामने कितना देना पड़ेगा? 10. तो अब ये बात है, यहाँ 0 दिया तो इधर भी 0, यहाँ 0 दिया तो इधर भी 0, काम खत्म। अरे हाँ या ना? यस सर। यस। सोच समझ के ठीक ठीक तरीके से आंसर दो। इधर कितना? गलती नहीं, आंसर देने से पहले 10 बार सोचना। बैटरी सेल बीच में का 6 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का सेल है, याद रखना। तो डिफरेंस 6 आना चाहिए। 4। हाँ, आप 4 बोल सकते हो, लेकिन 4 आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ये बड़े वाले टर्मिनल के बाजू में लिखना है। बड़े वाला मतलब हाइयर टर्मिनल, हाइयर पोटेंशियल। 16। 16 बोलना पड़ेगा, वेरी गुड। नेगेटिव तो बिल्कुल ही गलत है। नेगेटिव कोई बोल रहा था, वो तो बिल्कुल ही गलत है। नेगेटिव कैसे लोगे? 16 बोलोगे, इसको 10 बोलोगे, दोनों का डिफरेंस 6 आ गया। और ये बड़े वाले डंडे पे ज्यादा पोटेंशियल, समझो बात को, हाइयर पोटेंशियल। हाँ सर। अब यहाँ बताओ, इधर बताओ, सोच समझ के बताओ। 6 14। 14। अगर तुम 14 बोल रहे हो तो डिफरेंस तो 4 आ रहा है, लेकिन टेक्निकली रॉन्ग है। छोटे डंडे पे लिख रहे हो, छोटे वाले टर्मिनल पे लिख रहे हो, वो तो स्मॉलर पोटेंशियल है, लोअर। लोअर पोटेंशियल है वो तो। तो 14 4. बोलोगे तो गलत हो जाएगा। हालांकि डिफरेंस 10 और 14 का 4 आ रहा है, लेकिन तुमको छोटा कम पोटेंशियल लेना है। 6, शाबाश। तो 10 और 6 का डिफरेंस 4 आ गया बराबर। समझे नहीं समझे बात को? हाँ समझे। अच्छा, अब इधर बताओ, इधर बीच में बताओ। ये इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा ना। इधर तो 10 दे दिया तुमने, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस से पहले भी एक पॉइंट देना पड़ेगा, बैटरी से, सेल से पहले। अब इस सेल को देखो, इधर 0 है, इधर कितना? बड़ा +2। 2, शाबाश, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब ये सेल को भी जस्टिफाई करो, ये नेगेटिव वाले को तो 0 बोल दिया, तो इधर कितना? +2। 2 वोल्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश, डन, हो गया। अब करंट के बारे में बात करते हैं। शुरू करो, एक एक में कैसे कैसे करंट निकालोगे।
V is equal to IR, I is equal to V by R, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का डायरेक्शन दिखाना है, दैट्स इट। तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस पकड़ो पहले, 10 0, डिफरेंस कितना आया इस पे 10 10, रेजिस्टेंस कितना 2, तो करंट 5 कितना 5 5, करंट का डायरेक्शन सही दिखाया मैंने, हायर टू लोअर। सही है। अच्छा इधर देखो, इधर 16 का है, 16 0, 16 का डिफरेंस 8 एम्पियर। 8 एम्पियर, बिल्कुल सही। V बाई आर, V हो गया 16 0 का 16, R2 16 बाई 2 8, बिल्कुल सही है। अब ये जो 8 यहाँ आ रहा है, इसके पास दो चांस है, या तो ऐसे ऊपर जाए या फिर ऐसे इधर जाए, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए, पता नहीं क्या होगा, वी आर नॉट वेरी श्योर। चलो थोड़ा और कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। ये वाले रेजिस्टेंस में बताओ क्या होगा, इधर पॉइंट है 10, इधर पॉइंट है 2, क्या होगा? 5 सोच समझ के बोलो, 10 4 2, डिफरेंस 8 का है, 8, डिफरेंस 4 8, ampere. V 4 by R is 2, 4 V एम्पियर। by 2 4, समझो बात को, समझो यस कितना हो गया ये 4 4 एम्पियर 4 एम्पियर। अब इस पूरी लाइन पे 4 एम्पियर चलेगा, पूरी लाइन पे, क्योंकि ये जो 4 एम्पियर आ रहा है ये रेजिस्टेंस में से भी पास होगा, सेल से भी पास होगा, यहां तक पहुंचेगा। तो हमें पता नहीं है कि आगे वो कहां जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, बट हम ये तो श्योर है कि यहाँ पे इस लाइन पे 4 एम्पियर आ गया। अब यहां से ये 5 नीचे उतरा, यहां से ये 8 नीचे उतरा, यहां से ये 4 नीचे उतरा। अब यहां देखते हैं क्या होगा, यहां देखते हैं क्या होगा। 4 का डिफरेंस 2 ये 2 6 एम्पियर, और ये 2, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 और 2 डिफरेंस 4 4 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ओम, 2. 2 तो ये लाइन पे हम कहेंगे 2 एम्पियर आया। तो ये लाइन पे 2 एम्पियर नीचे उतरेगा, यहाँ नीचे उतरा नीचे उतरा नीचे उतरा, ये 2 2 2 2 2 2 यहाँ। अच्छा यहां से भी 4 आ गया, यहां से 2 आ गया, तो ये दोनों तो ऑब्वियस बात है कंबाइन हो रहे हैं। अब इनका 6 पॉसिबल रास्ता यही हो सकता है इधर जाए, 6 एम्पियर, तो यहाँ चलेगा 6 एम्पियर। आप सोचो ये 5 नीचे उतरा, यहां से 6 आया, तो इनका पॉसिबल रास्ता तो इधर ही हो सकता है कि यहाँ जाए, हाँ या ना? यस सर। 11 तो ये 5 और ये 6 ऐड हो गए, कितना हुआ 11 कितना 11 एम्पियर, 11। यहां से ये 11 आ रहा है, यहां से ये 8 आ रहा है, इनके लिए पॉसिबल रास्ता तो यही है कि यहाँ ऊपर जाए। 19 3 एम्पियर 3 कैसे होगा, डिफरेंस की होगा भाई, ये 8 और ये 11 ऐड हो गया, जाएंगे ना उधर। अरे भाई दोनों को जोड़ दो। 19 कमाल कर रहे हो यार आप लोग, इतना आसान कर रहा हूं आपके सामने में। 19, अब ये लाइन पे चला 19 एम्पियर, करेक्ट हो रही है बात? यस यस सर। अब जरा सोचो यहाँ 2 आया, तो ये 2 यहाँ से ही आया होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ब्रांच नहीं है दूसरी, यस Yes, sir. है ना? ये पूरी एक ही तो सिंगल लाइन है, यस सर तो ऑब्वियस बात है इस लाइन में एक्सपेक्टेड है 2। अच्छा यहाँ 8 आया, यहाँ 8 आया, आया कि नहीं आया 8 यार? Yes, sir. तो यहाँ कुछ गलती हो रही है, इधर 16 है, इधर 10 है, इधर 8 आ रहा है। आर वी मेकिंग अ मिस्टेक? 10 16, अब यहाँ इस ब्रांच का गड़बड़ लग रही है मेरे को। इस ब्रांच में करंट कहाँ जाएगा, क्योंकि आपने इधर दिखा तो दिया 16 और ये 0, तो करंट तो नीचे दिखा दिया आपने। चलो खैर सोचे हैं कि ये 19 है, 19 में से 5 इधर गया, 4 इधर गया, 2 इधर गया, 11 चला गया, बचा क्या? कितना बच गया? 8। 8 बचा, तो 8 तो इसी ब्रांच पे चलेगा, बट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सर्किट डिजाइनिंग में गड़बड़ हो गया। अब ये 8 को हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, इधर दिखाना पड़ेगा, जो कि टेक्निकली रॉन्ग होगा। 10 और 16 के बीच में करंट इधर जा रहा है, ऐसी बात होगी ना ये। यस एनी हाउ न्यूमेरिकली तो सही बैठ रहा है, डायरेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अभी सर्किट डिजाइनिंग की कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, मैं ऐसे ही नंबर्स ले रहा हूँ। ठीक हो गई बात? यस 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 चलो एक और देखते हैं।
एक और करते हैं। अब यहां गलती नहीं करना प्लीज, Yes. छठा सर्किट है ये। और जरा फास्ट करेंगे इसको आप। Let's consider this as 8 volt, 4 volt, 2 ohm, 2 ohm, 6 volt, ठीक है, निकालो, स्टार्ट करो। कहां से शुरू करेंगे? इधर से, इधर 8 से, volt. इधर से, इधर से, हाँ इधर से शुरू करें। आसान तो यही है। 0, ये 0 तो ये भी 0, तो ये भी 0, तो ये वाला पॉइंट भी 0। करेक्ट है? For 8. ऐसा नो? Yes. तो ये Yes. कितना? 8, तो ये भी 8। 8. अगर ये 8 आ गया है तो ये सामने वाला तो 0 ही होगा। 0. ठीक, ये 0 आ गया तो ये 2। सही है ना? हाँ हाँ. करेक्ट Yes, जा sir. रहे हैं? अच्छा, ये 8 है, ये बीच में 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इधर डिफरेंस 4 करना है तुमको। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस 4 करना है। 4 4, शाबाश। क्यों तुमने 12 क्यों नहीं बोला? 8 के लिए Lower है. 12 बोले तो भी डिफरेंस 4 हो सकता था। लोअर पोटेंशियल। Lower हाँ, means लोअर पोटेंशियल है, शाबाश। अब इस सेल को देखो, यहाँ सामने 0 है, तो इधर अच्छा. 6 volt. 6 ही करोगे, हायर 6। आगे सारे पॉइंट्स यस। शुरू Yes. करो। अब ये वाले टर्मिनल पे देखो, इस रेजिस्टेंस को देखो, इधर 8 है, इधर 6 है, डिफरेंस कितना आया? 2. 2। 1. V is equal to IR, I is equal to V by R। बोलो। 1 ampere. 1 एम्पियर, शाबाश 1 ampere. शाबाश, वेरी गुड, 1 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस को देखो, इधर 4 है, इधर 0 है, 2 ampere. शाबाश, 2 ampere. बहुत अच्छे। इस रेजिस्टेंस को देखो, 1 ampere. 2 का. 1 1 ampere. एम्पियर, वेरी गुड, ऊपर 1 एम्पियर, परफेक्ट। ठीक हो रही है? यस सर। अब इस पूरे ब्रांच में हम देखेंगे कितना करंट चलेगा। 2 एम्पियर। 2 ampere. 2 एम्पियर। इस पूरे ब्रांच में 1 ampere. 1 ampere. 1 एम्पियर। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको बाइफरकेट करते चलो, आ जाएगा सर्किट सॉल्यूशन पूरा। समझ पाए? Yes sir. यस सर। Yes, तो sir. बेसिकली इस पूरे लेक्चर का जो इंटेंशन है वो बस ये समझाना है कि एक सिंपल सर्किट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये बेसिक सर्किट्स हाँ. है, बेसिक सर्किट्स है ये, जहां पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते चल रहे हैं। V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। अब एक और सर्किट में आपके सामने रखता हूं, जिससे बात थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड कह लीजिए, या थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेट्स टेक रेजिस्टेंस सेल, resistance cell, and let's take another resistance cell। ठीक, let's make it simple, 2 volt, 4 volt, 2 volt, 2 ohm, this is volt,
दिस इज 2 ओम, दिस इज 2। चलो शुरू हो जाओ, लिखो। 4 क्या लिखोगे? यहाँ Zero. यहाँ यहाँ क्या लिखोगे? 0 0 0 0 volt. चलो Zero, यहाँ zero. लिख दिया 0, यहाँ भी लिख दिया 0, यहाँ भी लिख दिया 0। अब यहाँ बताना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा और यहाँ भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा? 2, 2 2 4 4, volt. 2, 2 फिर इधर 2, इधर और इधर बोलो। 4 volt. 4 नहीं लिख 4 सकते, नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल, यू कैनॉट, यू कैनॉट, नहीं लिख सकते आप। समझ रहे हैं बात को? यू कैनॉट, व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस यहाँ पे 2 वोल्ट है? कैसे? रेजिस्टेंस आ गया बीच में, कंटिन्यूटी थोड़ी है, नहीं लिख सकते आप, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। तो ये एक ऐसा सर्किट आ गया जिसमें हम सभी पॉइंट्स के, सभी जंक्शन पॉइंट्स के पोटेंशियल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां ओम्स लॉ से काम नहीं चलेगा। कर सकते हैं ओम्स लॉ से, और बहुत कुछ अंदर खेलते बैठना पड़ेगा, बट वो जो पॉइंट मेथड है कि भाई इधर का पोटेंशियल इतना, इधर का पोटेंशियल इतना, इधर का पोटेंशियल इतना, ये हम यहां पर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन में आ गया। अब ओम्स लॉ से काम नहीं चलेगा। गेटिंग इट? इनफैक्ट Yes, अगर sir. आप एक सिमिलैरिटी तलाश करो, सिमिलैरिटी सर्च करो, तो ये जितने भी 5-6 एग्जांपल मैंने पहले लिए आपको, तो देखो यहाँ पे एक ऐसी ब्रांच है जिसमें खाली बैटरी है, खाली सेल लगा हुआ है। यहाँ पे एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ एक सेल लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ सेल लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सेल लगा हुआ है। यहाँ भी आपको एक ऐसी ब्रांच मिल जाएगी जिसमें सेल है, और यहाँ भी आपको एक ऐसी ब्रांच मिल जाएगी जिसमें सेल है। इसमें भी एक ऐसी ब्रांच मिल गई आपको जहां पे सेल है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें सिर्फ सिर्फ सेल है, नहीं है। सेल के साथ सारे इसमें रेजिस्टेंसेस हैं। तो आप हर एक पॉइंट के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. अगर हो गया तो हो गया, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला लगेगा, लेकिन नहीं हो रहा है ना। तो फिर ऐसी सूरत में हम यहां पर जंक्शन लॉज का इस्तेमाल करते हैं, किरचॉफ्स लॉज जिसे हम कहते हैं। ये चैप्टर के अगले हिस्से में हमको कवर करना है, पढ़ना है हमको। चैप्टर का अगला जो हिस्सा आएगा, काफी कुछ और लेक्चर्स लेने के बाद, अभी फौरन नहीं शुरू करूंगा मैं उसको। फिलहाल मेरा इंटेंशन तो सिर्फ बेसिक सर्किट्स आपको बताना है। लेकिन यहां मैं इस नोट के साथ इस बात को छोड़ रहा हूं कि जब सारे पोटेंशियल्स आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, तो हमको ओम्स लॉ से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। कोई हायर मेथोडोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, कोई नया लॉ हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा जो कि इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सके। और ये हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग 2 डिफरेंट लॉज। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड अनदर लॉ इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये आगे आने वाले चैप्टर्स के अगले लेक्चर्स में हम इस बात को कवर करेंगे। फिलहाल का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आपको मैं बेसिक सर्किट्स की एक अप्रोच, एक स्किल यहाँ पे बता दूं कि हम कैसे पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे करंट को लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इस पर फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। याद रखिए, ये बात यहां खत्म नहीं होती है। हमें दोबारा किरचॉफ्स लॉ को जब हम शुरू करेंगे तो ये लेक्चर आपको रिव्यू उस वक्त करना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? Yes, sir. चलिए रुक जाते हैं फिर।